विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और थंबनेल देख करके ही आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कल एक नोटिस जारी की थी जिसमें दो भर्तियों के बारे में जानकारी दी थी और दोनों भर्तियां बहुप्रतीक्षित थी। एक अपर निजी सचिव परीक्षा और दूसरी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती। बहुत सारे विद्यार्थियों के कल के वीडियो में जब मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी तो कमेंट आ रहे थे कि सर ये किस तरीके की वैकेंसी होती है, कितना वेतन मिलता है इसमें क्या कार्य करना होता है। तो पूरी जानकारी मिलेगी आपको। टोटल सैलरी, प्रमोशन कहाँ कहाँ पर होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। वैसे मैं बता दूं कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। अब सारी कुछ चीजें भूल करके आप लोग अपनी अपनी भर्तियों की तैयारियों में लग जाइए। ज्यादातर भर्तियों की नोटिस जारी हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। जिन भर्तियों की नोटिस जारी नहीं हुई है, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं, तो अभी उन भर्तियों को आना भी नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन जिनकी नोटिस जारी हो गई है, जिनकी परीक्षाएं होने वाली हैं, वो सभी विद्यार्थी अब सीरियस हो जाएं। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम लोग बात करें, इस समय सभी प्रकार की भर्तियों के विज्ञापन निकले हुए हैं। यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी भी आ गई है। जूनियर असिस्टेंट की लगभग 3900 पद हैं। आप लोगों ने देखा 12 सितंबर से इसके आवेदन होने हैं और वहीं पर बहुत सारे विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, भले ही आवेदन कर रहे हो। तो उन विद्यार्थियों के लिए पीटी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। पीटी को आप लोग दुरुस्त कर लें, पीटी में लग जाइए। पीटी के बाद में बहुत सारी वैकेंसियां भी आपको इस तरह देखने को मिल सकती हैं अगली आने वाली पीटी में, जैसे लोअर इत्यादि की। तो सबसे पहले प्राथमिकता आप सब भूल जाइए, केवल पीटी को दीजिए। पीटी से कुछ ना कुछ वैकेंसियां तो आएंगी ही। वहीं पर समूह को अगर हम लोग छोड़ दें, थोड़ा सा ऊपर जाए राजपत्रित में, तो आप लोगों को ये वैकेंसी दो नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। एक तो नोटिस जारी हुई है, नोटिफिकेशन बाद में जारी होगा। एक एपीएस की वैकेंसी और एक आरओ एआरओ की वैकेंसी आना था। आरओ एआर वाले परेशान ना हो, पद निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। आपने देखा पीसीएस में भी पद बढ़े और इसके पहले जो आरओ वैकेंसी आई थी उसमें भी पद बढ़े थे, इसमें भी बढ़ेंगे। बढ़े या ना बढ़े, अब जो आ गया है तो आप लोग उसकी तैयारी करिए, सौ की सीधी बात है। इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग आरओ एआरओ में लग जाइए। अब हम लोग बात करते हैं एपीएस वैकेंसी की। तो एपीएस का जो ग्रेड पे होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 4800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी होती है। और 4800 ग्रेड पे की अगर हम लोग बात करें कि वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आरओ का वेतन होता है लगभग उतना ही वेतन एपीएस को भी मिलता है। अगर हम लोग टोटल जोड़ें, इसका जो बेसिक पे होता है वो 47,600 होता है और इसको जो डियरनेस अलाउंस 19,000 रुपए। और अगर आप लोग घर नहीं लेते हैं, जो आपको आवास मिलता है, तो आपको लगभग 5,000 से लेकर के 8,000 के बीच में, 5,000 से लेकर के 8,000 के बीच में आपको हाउस अलाउंस मिलेगा। कुल मिलाकर के आपकी जो सैलरी है वो लगभग 75,000 के आसपास आपको मिलती है। सारी चीजों को जोड़ दें, वहीं पर आप लोगों का यानी कि जो एपीएस का लगभग एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में 10% क्योंकि कटता है, तो 6700 के आसपास, यानी कि जो डियरनेस अलाउंस है और जो बेसिक है 47,700, उसमें से आपका 10% कटेगा, तो ये कट जाएगा और आपको जो टोटल सैलरी है वो लगभग 69,000 या 70,000 के आसपास इन हैंड मिलेगी। हालांकि कुछ इनकम टैक्स भी कटता है 1,500 या 2,000 के आसपास। तो वहीं पर 2013 तक यह गैर राजपत्रित पद हुआ करता था और अब यह राजपत्रित होता है, यह गस्टेड पोस्ट होती है, याद रखिएगा। वहीं पर मैं बता दूं कि ये जो वेतन, केवल वेतन ही सब कुछ नहीं होता है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको कोई प्रधानमंत्री बना दे या मुख्यमंत्री बना दे या सांसद बना दे और आपसे कहेगा कि हम आपको 25,000 रुपए ही देंगे, तो आप वो बनेंगे, या आपको कहे कि नहीं आप हमारे घर में आप चपरासी बन जाओ, हम आपको 50,000 रुपए देंगे या 70,000 रुपए देंगे, आप वो बनेंगे। तो यहाँ कुछ काम भी होते हैं जो आप अपनी योग्यता के अनुरूप करना चाहते हैं। 21 से 40 साल के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं और अगर योग्यता की बात करें तो केवल और केवल इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एक तो ये बेसिक है और इसके साथ में कुछ और भी चीजें होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर ट्रिपल सी मांगा जाता है, वो भी डोइक। इसके साथ में आपके टेस्ट होते हैं, खासतौर से शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, उसके बारे में भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से जानकारी दी गई है। मैं भी आपको सारी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर 3 चीजें हो गई, एक तो आप ग्रेजुएट हो, दूसरा ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो, तीसरा आपको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड आती है। पेपर देख लीजिए और यहाँ पर पेपर के बारे में जानकारी दी गई है, किस तरीके से आपकी परीक्षा हो। पहला पेपर ये लगभग सामान्य अध्ययन का है, एब्रीविएशन है, संक्षिप्तीकरण, फेमस बुक और उनके राइटर, हिस्ट्री कहाँ कहाँ से पूछी जाएगी, साइंस, भूगोल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट, महत्वपूर्ण शहर, स्मारक इत्यादि, बिल्डिंग वगैरह, और महत्वपूर्ण घटनाएं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, और अर्थमेटिक क्लास 8 की गणित। तो इस तरीके से इसको बांट दिया है 10-10 नंबर का। कुछ चीजें 6 नंबर की हैं, जैसे भूगोल को 2 भागों में बांटा है। यहाँ पर यूपी का भूगोल 6 नंबर का है और ज्योग्राफी 4 नंबर की। देखिए, ये इसमें हो सकता है कि नोटिफिकेशन में आप लोगों को कुछ बदलाव भी देखने को मिले, क्योंकि ये भी चर्चाएं थी, कुछ बदलाव भी हो सकता है। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो अभी तक एपीएस की भर्ती में जो पूछा जाता रहा है, ये वो सिलेबस। पहले वाला जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिस तरीके से पीसीएस का प्री होता है उस तरीके से। और इसमें लिखा मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का है और टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको ये जो
पेपर है करना है। उसके बाद में ये फर्स्ट पेपर सुबह होगा और ये शाम को होगा। जनरल हिंदी, तो हिंदी का अगर आप लोगों ने पीसीएस का मेंस वगैरह दिया हो या आरओ का मेंस वगैरह दिया हो तो काफी कुछ उससे ये मिलता जुलता है। यहाँ पर अपठित गद्यांश प्रश्नोत्तर, अपठित गद्यांश का शीर्षक ये 20 अंक का है और संक्षेपण है 10 अंक का। पत्र कार्यालयीय विभिन्न पत्रों का आलेखन ये आरओ मेंस में रहता है। 10 नंबर का। मुहावरे लोकोक्तियां और उनका प्रयोग 10 अंक का। विभिन्न शब्दों का 1 अंक, ये भी देखिए आता है पीसीएस मेंस और आरओ में। 10 अंक का है। वाक्यों का शुद्धिकरण, ये भी 10 अंक का है। पर्यायवाची और विलोम शब्द ये 5, और हिंदी निबंध 25। तो ये पेपर टोटल का टोटल आपको देख के समझ गए होंगे डिस्क्रिप्टिव, और पहला वाला जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में शुरू होती है आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। तो यहाँ पर जो पेपर 3 है वो हिंदी शॉर्ट हैंड का है और ये हिंदी टाइप राइटिंग। देखिए अब थोड़ा सा बदलाव इस बार हो गया है। बदलाव ये हुआ है कि अब आप लोग जो टाइपिंग है वो कुर्ती देव और मंगल इंस्क्रिप्ट दोनों में कर सकते हैं, और अभी तक ऐसा नहीं था। नहीं तो अभी तक तो कुर्ती 1.0 से ही टाइपिंग होती थी आरओ इत्यादि में। आरओ का बारे में तो अभी नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ है कि 2 लैंग्वेज होंगी। अभी तक तो एक ही लैंग्वेज से होती रही है। हालांकि पहले टाइपराइटर से हुआ करती थी और अब कंप्यूटर से होने लगी है, सॉफ्टवेयर से। और सॉफ्टवेयर से इस बार भी होगी, लेकिन इस बार 2 विकल्प दे दिए गए हैं। अगर मंगल आता तो मंगल से कर सकते हैं, कुर्ती देव आता तो कुर्ती से कर सकते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में यहाँ पर लिखा है, ये मार्क्स हैं 135 और ये मैक्सिमम मार्क्स 15 नंबर का है। शॉर्ट हैंड आपका 135 नंबर का, चूंकि शॉर्ट हैंड का तो मेन खेल है, और शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो यहाँ पर 80 है। और हिंदी की जो टाइपिंग की जो स्पीड है वो कम से कम आपके पास जो स्पीड है वो 25 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो फिर काफी नहीं जैसेगी। और 25 से ज्यादा की आपकी स्पीड होगी तो आपको हर बार एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा 5 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से। जैसे यहाँ पर देखिए टाइपिंग के बारे में लिखा हुआ, अगर आप 29 तक की आपकी स्पीड है तो आपके 10 नंबर मिलेंगे। 30 से 34 शब्द प्रति मिनट आप टाइप कर रहे हैं तो आपको 11 नंबर मिलेंगे। 35 से 39 सुपर फास्ट 12 नंबर मिलेंगे, और 40 से 44 शब्द प्रति मिनट तो 13 मार्क्स मिलेंगे। 45 से 49 के बीच में 14 नंबर मिलेंगे, और 50 की स्पीड ये असंभव वाली है, जो असंभव नहीं है, कुछ लोग करते भी हैं, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में, तो 15 मार्क्स हैं, यानी बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा स्कोर भी बढ़ा सकते हैं टाइपिंग। उसके बाद में एक वैकल्पिक, जैसे आरओ में भी हुआ करता था पहले, ये पेपर वैकल्पिक है इंग्लिश वाला, और इंग्लिश टाइपिंग के लिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए और इंग्लिश टाइप राइटिंग के लिए। जो कुछ पद होते हैं दुभाषीय का या इंग्लिश एपीएस का, ये यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा कहीं पर वैकल्पिक, ये देखिए ये ऑप्शनल पेपर फॉर द पोस्ट। तो इसको आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोगों को इंग्लिश आती हो, इंग्लिश टाइपिंग आप शॉर्ट हैंड आती हो, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। और इसके बाद में एक और पेपर होता है, वो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। कंप्यूटर से संबंधित जो चीजें होती हैं वो इसमें पूछी जाए। तो ये डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिकल के टाइप का ये जो पेपर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इत्यादि के बारे में, जो कंप्यूटर में काम करना होता है, ईमेल इत्यादि के बारे में सिलेबस दिया हुआ है। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव भी किया जाए, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। वहीं पर अगर हम लोग बात करें इसकी प्रमोशन की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एपीएस लगभग 7 सालों में या 8 साल में निजी सचिव बन जाता है पीएस, और ग्रेड पे बदल जाता है 5400। उसके बाद में बनते हैं निजी सचिव सेकंड 6600 ग्रेड पे, फिर निजी सचिव थर्ड 7600 ग्रेड पे, और उसके बाद फिर निजी सचिव 4 होता है, इसका ग्रेड पे 8700, और फिर होता है प्रमुख सचिव, जो ज्यादातर आईएएस बनते हैं। चूंकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, 6-7 साल 5 साल इस तरीके से समय लग जाता है, कम से कम 5 साल, 5 साल से लेकर के 8 साल के बीच में इनका जो होता है प्रमोशन होता है। तो यहाँ पर ये सीधे आपको आईएएस की पोस्ट भी मिल पाती है, मुश्किल से 1 या 2% जो अपर निजी सचिव है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बहुत जल्दी जॉब लग गई आपकी 21 साल की उम्र में या 22 साल की उम्र में ही लग गई, तो हो सकता है कि आपका जो है प्रमुख सचिव का जो पद है वो मिल जाए। अपर निजी सचिव का जो कार्य क्षेत्र होता है वो सचिवालय होता है। पूरे प्रदेश के ज्यादातर जो कार्य होते हैं, विभाग होते हैं, सचिवालय से जुड़े होते हैं, वहीं से निर्देशित किए जाते हैं, और वहां पर रहना होता है। आईएएस के जो बड़े अधिकारी हैं, आईएएस लेवल के, या जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके साथ में कार्य करना होता है, उनका सेतु बनना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि श्रुत लेख लिखना, उन्हें टंकित करना, दूरभाष पर प्राप्त होने वाले संदेशों को सुनना, दूरभाष का एक रजिस्टर रखना, किसी अधिकारी के स्थानांतरण होने, किसी मंत्री द्वारा त्याग करने पर कार्यालय के साथ सज्जा सामग्री इत्यादि, टेलीफोन निर्देश का भी सम्मिलित है। दूरभाष पर ट्रंक संदेशों को बुक करना, उनके लेख रखना, निजी सचिव की अनुपस्थिति में आगंतुकों से भेंट करना, भेंट कराने की व्यवस्था करना, सभी आगंतुकों के प्रति शिष्टाचार दर्शाना, सीधे प्राप्त की गई रसीदों को रजिस्टर में दर्ज करना, उनके संचालन को अभिलिखित करना, मंत्री या अधिकारी के दौरे के कार्यक्रमों की आवश्यक सूचना संबंधित अधिकारियों को भेजना, मंत्री किसी जिले में जा रहा है, किसी विभाग में जा रहा है, उसकी सूचना आप ही देंगे, यात्रा बिलों इत्यादि को तैयार करना, उनका लेखा रख, डाक को प्राप्त करना, पत्रावलियों के शीघ्र संचालन की व्यवस्था करना, अर्थशासकीय पत्रों की स्वच्छ प्रतियां तैयार, शासन के सदस्य या अधिकारी जिनके साथ संबंध किया गया है को आवंटित किसी अन्य कार्य को करना। तो कुल मिलाकर के जो भी कार्य हैं, जो कार्य क्षेत्र है, वो काफी अच्छा है। आप लोग सब जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा मारामारी इसी भर्ती को लेकर के होती है। आप लोगों ने देखा होगा लोक सेवा आयोग की 2010-13 की इत्यादि की जो भर्तियां हैं, सबसे ज्यादा विवाद भी इसमें हुए।
तो बस अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। आप लोग किताबें उठा लीजिए। आरओ, एआरओ और एपीएस दोनों की साथ में भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें टाइप और शॉर्ट हैंड तो आपको आती ही होगी और उसको केवल मेंटेन रखना है आप लोगों को। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।